14 वर्ष की आहुति ने अपना पूरा मन बना लिया था कि अब वो घर में नहीं रहेगी। उसे अपने इस प्यारे से घर को छोड़कर जाना ही होगा, लेकिन कहाँ कैसे, ये चिंता उसे सता रही थी। वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें ये दुख देना भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि ये सदमा मम्मी के लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा, लेकिन अब उसके पास ये घर छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तब उसने सोचा कि घर छोड़ने से पहले वो अपनी मम्मी के नाम एक पत्र लिखे, ताकि वो उसके लिए कुछ गलत ना सोचे। ऐसा सोचते हुए उसने पत्र लिखा, मम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ। ये भी मत सोचना कि मैं किसी लड़के के साथ भाग रही हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मम्मा, मैं अकेली ही जा रही हूँ। एक बहुत बड़ी तकलीफ आपको दे रही हूँ, आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन आपसे वादा है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। जैसी पवित्र आपके पास से जा रही हूँ वैसी ही वापस भी आ जाऊँगी। आप मेरा इंतज़ार करना, करोगी ना मम्मा? मुझ पर विश्वास रखोगी ना मम्मा? इस पत्र को लिखकर आहुति ने अपने तकिए के नीचे रख दिया और जाने के लिए तैयार होने लगी। स्कूल बैग में ही उसने कुछ कपड़े रख लिए। ऐसा करते हुए उसका मन घबरा रहा था और घर से बाहर कदम रखने में उसके पांव कांप रहे थे। वो डर रही थी। अपनी इस बढ़ती उम्र से उसे डर लगने लगा था। कभी कभी वो सोचते हम बड़े क्यों होते हैं, काश छोटी सी गुड़िया की तरह ही रहते, लेकिन ये सब संभव तो नहीं था। वो नहीं जानती थी कि छोटी सी गुड़िया भी आजकल कहाँ सुरक्षित रह पाती हैं। उसके कदम डर के कारण घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रहे थे। वो सोच रही थी कि जब घर में ही वो सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे रह पाएगी। इस तरह के अनेक डरावने विचारों से आहुति के मन और मस्तिष्क में तूफान मचा रहा था। कभी उसे कोई हैवान उसकी तरफ बढ़ता दिखाई देता और वो स्वयं भागती हुई नजर आती, और कभी किसी हैवान की गिरफ्त में वो स्वयं को पाती। ऐसे भयानक ख्यालों ने उसे डरा दिया और वो उसके निर्णय को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। अंततः उसने सोचा कि नहीं, इस तरह अपनी इज्जत को जोखिम में डालकर वो कहीं नहीं जाएगी। परंतु वो असमंजस में थी कि क्या करे और अपनी इस उलझन को कैसे सुलझाए। तभी उसे उसकी नानी पार्वती की याद आई, जो गांव में रहती थी। आहुति को अब अपनी नानी से ही उम्मीद थी। उसने सोचा वो नानी को अपना राजदार बना लेगी, उन्हें सब कुछ बता देगी, फिर नानी से कहकर कहीं किसी भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई भी करेगी। मम्मी को दुख भी नहीं होगा और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। इन्हीं विचारों में खोई आहुति अपने घर से स्कूल पहुंच गई। उसे इस तरह उदास देखकर उसकी सहेली नीता ने उससे पूछा, आहुति तुझे क्या हो गया है? आजकल तू कितनी उदास रहती है। कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। आहुति उसके इस प्रश्न का भला क्या जवाब देती। बात को टालते हुए उसने कहा, नीता तुझे पता तो है मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, बस कभी कभी उनकी याद आ जाती है। आहुति अपने मन की वो बात किसी को भी कहाँ बता सकती थी। वो अकेली ही इस खतरे में निपटने की हिम्मत जुटा रही थी। इस छोटी सी उम्र में दर्द का इतना बड़ा भवंडर अपने दिमाग में लिए आहुति स्कूल से घर के लिए निकली। रास्ते में एसटीडी बूथ पर रुककर उसके अपनी नानी को फोन लगाया। फोन उठाकर उसकी नानी पार्वती ने पूछा, हेलो कौन बोल रहा है? हेलो नानी, मैं आहुति। अरे क्या बात है बिटिया, बाहर से फोन क्यों कर रही हो? क्या हुआ है नानी? मुझे अकेले में सिर्फ आपसे कुछ बात करनी है जो किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। पार्वती ने चिंतित स्वर में पूछा, आहुति बेटा ऐसी तो क्या बात है जो तुम इस तरह घर से बाहर आकर मुझे फोन कर रही हो? तुम परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है? नानी मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। आहुति तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम घर में क्यों नहीं रहना चाहती? बेटा कोई परेशानी है क्या? क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। नानी मैं आपको भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा, कौन मुझे पढ़ाएगा? मैं अकेली कहाँ जाऊंगी?
पैसे कौन देगा? इन सब बातों को सोचकर मैं आपको बता रही हूँ। आपके अलावा मेरे लिए ये सब कौन कर सकता है? आखिर हुआ क्या है आहतू? स्पष्ट में बताओ। नानी, मेरे असली पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। आप भी जानती है कि वो अच्छे इंसान नहीं थे। शराब पीकर वो मम्मा को कितना मारते थे। उनके बालों को ऐसे खींचते थे जैसे रस्सी पकड़ में उन्हें जीतना हो। मम्मा रोती थी परंतु उन्हें दया नहीं आती थी। वो मम्मा को कभी हाथ से, कभी लात से और कभी कभी तो कमर के बेल्ट से भी मारते थे। नानी, वो इतने बुरे क्यों थे? काश वो मेरी ही तरह मम्मी को भी प्यार करते और शराब नहीं पीते तो कितना अच्छा होता। नानी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी पप्पी लेते थे तो मुझे उनका ये प्यार सा स्पर्श और अच्छा लगता था। उनके स्पर्श में पिता का प्यार होता था और मुझे संरक्षण भी करता था। मुझे आज भी उनकी सब बातें याद हैं। फिर वो जहरीली शराब पीकर मर गए। आहुति को बीच में टोकते हुए पावर्ती ने पूछा, आहुति बेटा, ये सब तो मुझे पता है। तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो? बात क्या है? सीधे वो बताओ कि तुम्हारे मन में घर छोड़ने का ख्याल क्यों आया? अपनी नानी की बातों को नजरअंदाज करते हुए आहुति ने फिर कहा, नानी, फिर आपने मेरी मम्मी को दूसरी शादी कर दी रौनक के साथ और मुझे नए पापा मिल गए। तब मैं बहुत खुश थी। लेकिन नानी, वो अच्छे पापा नहीं हैं। बचपन में मुझे कुछ नहीं समझता था किंतु अब मुझे उनका स्पर्श अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रही है आहुति? हाँ नानी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। बचपन वाले स्पर्श में और आज के स्पर्श में बहुत अंतर आ गया है। नानी, ऐसा क्यों होता है? नानी, हम बड़े क्यों होते हैं? मैं तो उन्हें मेरे असली पापा जितना ही प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे असली पापा की तरह प्यार नहीं करते। उनके स्पर्श से मुझे घुटन होती है, गंदा लगता है। आहुति के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसकी नानी शन्न रह गई और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये सब बताते समय आहुति की आवाज़ में समाये दर्द, उसकी पीड़ा और सच्चाई को उसकी नानी महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अब मैं क्या करूं? किसी को बता भी नहीं सकती। फोन के उस तरफ सन्नाटा था। पावर्ती के पास कोई शब्द ही नहीं थे कि वो क्या बोले। उस कड़वे सच को पचा पाना आसान नहीं था। उसका सामना करना और हल निकालना दोनों ही जटिल समस्याएं थी। पावर्ती को इस समय लग रहा था कि मानो भीषण अग्नि की लपटों के बीच उनकी नातिन फंस गई है और उसे सही सलामत बाहर निकालना उनकी जिम्मेदारी है। ये भी एक अग्नि परीक्षा ही थी। ये सब बातें पल भर में ही पावर्ती के दिलो दिमाग में विचरण करने लगी। उन्होंने भी कमर कस ली कि वो साम दाम दंड भेद सब लगा देगी और आहुति को बचा लेगी। तभी आहुति ने पावर्ती से पूछा, नानी, आप मुझे बचा लेंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब मैं तेरी ढाल बन चुकी हूँ। तू डर मत और घर जा। अपना ख्याल रखना। ठीक है नानी। आहुति अपनी नानी को ये सब बताकर हल्का महसूस कर रही थी। उसे विश्वास था कि उसकी नानी इस विकट समस्या का कोई न कोई हल अवश्य निकाल लेगी। ऐसा सोचते हुए आहुति ने न जाने से पहले फिर कहा, नानी प्लीज आप ये बात मम्मी को बिल्कुल मत बताना। मम्मी की तो पापा बहुत प्यार करते हैं और वो उनके साथ खुश भी बहुत रहती हैं। उन्हें ऐसे खुश देखना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने बचपन से उन्हें हमेशा उदास ही देखा है। मैं जानती हूँ नानी, इतनी मार खाकर भी वो केवल मेरे लिए ही तो जिंदा रही है। अभी मैं छोटी हूँ, खुद को बचा नहीं पाऊंगी। इतनी ताकत और हिम्मत कहाँ से लाऊंगी? लेकिन बड़ी होकर जब वापस लौटूंगी तब तक अपनी रक्षा करना स्वयं सीख जाऊंगी। नानी, किसी भी तरह ये सब मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसे छोड़ देंगी और एक बार फिर से अकेली हो जाएंगी। हाँ हाँ आहुति, मैं किसी से नहीं कहूँगी, तुम्हारी मम्मी से भी नहीं। और हाँ, तुम भी किसी को मत कहना। मैं कुछ करती हूँ, सोचती हूँ तुम्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूँ। वहीं एकमात्र रास्ता सूझ रहा है। वो मन में सोच रही थी, हे भगवान, तू ये कैसे अग्नि परीक्षा ले रहा है? बता तू तो वह गलत होगा, न बताओ तो अंजाम और भी ज्यादा गलत होगा। आहुति ने कहा, नानी आप पंचगनी के किसी हॉस्टल में मेरा दाखिला करवा दे।
पावर्ती की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें रौनक पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो सोच रही थी कि कितना बेकार और घृणित इंसान है रौनक। अरे आहुति तो उसकी बेटी जैसी है, पर उसकी नीयत में खोट आ गई तो सब कुछ भूलकर मति भ्रष्ट हो गया है। यदि आहुति वहीं रहेगी तो अनर्थ हो सकता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आहुति ने कहा, नानी मैं अभी रखती हूँ, बाद में फिर से फोन करूंगी। ये कहते हुए वो एसडीटी बूथ से बाहर निकल रही थी कि तभी उसके अचानक रौनक दिखाई दिया। रौनक के साथ पीछे की सीट पर एक महिला उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे हुए बैठी थी। उसकी इतने नजदीक चिपक कर बैठी महिला को देखकर आहुति की नजर और पैनी हो गई। उन्हें इस तरह देखकर वो हैरान रह गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई पति पत्नी साथ में बैठकर जा रहे हों। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु प्रत्यक्ष और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो समझ गई कि उसके पापा तो इस तरह से मम्मी को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। इनका प्यार तो केवल छल मात्र ही लग रहा है। ऐसा सोचते हुए वो वहां से निकलकर धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगी। रास्ते में उसे उसकी नानी के वो शब्द याद आ रहे थे जब उसे समझाते समय उन्होंने कहा था, बेटा आहुति बात तो बहुत गंभीर है। एक बार किसी की नीयत बिगड़ गई तो ना तो उसे सुधारा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा उस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है हमें तुम्हारी मम्मी को सब कुछ सच सच बता ही देना चाहिए। उस समय तो आहुति इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसकी मम्मी को कुछ भी बताया जा सके, लेकिन रौनक की ये हरकत देखकर उसे लगने लगा कि ये तो उसकी मम्मी को बेवकूफ़ बना रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है और अपनी मम्मी के साथ इस तरह का छल वो नहीं होने देगी। उसे रौनक का एक और चेहरा जो उसकी मम्मी ने अनदेखा छूट गया है, उन्हें दिखाना ही होगा। वो समझ रही थी कि उसकी मम्मी का भविष्य भी तो खतरे में ही लग रहा है। इस इंसान का क्या भरोसा, वो तो कभी भी उन्हें छोड़ सकता है। आहुति ने अब रौनक पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। वो अक्सर उसी महिला के साथ दिखाई देता। ये सब देखकर आहुति ने कमर कस ली कि अब वो कहीं नहीं जाएगी। वो यहीं रहकर अपनी रक्षा भी कर लेगी और अपनी मम्मी का जीवन भी सही कर लेगी। वो सोच रही थी कि वो यदि बड़ी होकर हिम्मत ला सकती है तो अभी क्यों नहीं। वो अभी क्यों हर उस इंसान का हाथ पकड़कर उसे ये नहीं कह सकती कि सोचना भी मत, वरना मम्मा को सब बता दूंगी। वो क्यों उस स्पर्श से डरती है। वो क्यों उसके चेहरे पर तमाचा लगाकर उसको जवाब नहीं दे सकती। गाल पर लगे इस तमाचे का स्पर्श उसे नानी याद दिला देगा, लेकिन अगर डर कर चुप रही तो नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। इसके बाद आहुति ने अपने स्कूल से आने का समय ही बदल दिया। उसके पापा रौनक ऑफिस से 5 बजे और उसकी मम्मा 6:30 बजे आती थी। आहुति स्कूल से 5 बजे घर आ जाती थी। वो 1.5 घंटा उसके लिए बहुत ही घातक और डरावना होता था, इसलिए उसने अब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। वो तब घर आती थी जब उसकी मम्मी भी घर वापस आ जाए। ये बात रौनक को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसे लगा कि आहुति अब इतनी देर से क्यों घर आने लगी है। हर दिन वो मन महोस कर रह जाता। अब तो आहुति धीरे धीरे निडर रहने लगी थी। उसने सोच रखा था कि यदि इस बार रौनक का हाथ उसकी तरफ आया तो उस स्पर्श का वो करार जवाब देगी, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में भी तो इस बात का डर समाया रहता है कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि उनका चरित्र ऐसा है। वो अक्सर बच्चों के डर और चुप्पी का ही फायदा उठाते हैं। वो जानती है कि बच्चा डरकर ये बात किसी को भी नहीं बताएगा, लेकिन आहुति ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो ऐसा फायदा रौनक को नहीं उठाने देगी। अब तो उसे अपनी मम्मा के लिए भी पैसा लगता था कि उनका ऐसा इंसान के साथ रहने का क्या फायदा जो पीठ में छुरा घोंपता हो। वो सोच रही थी कि जब मम्मा को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। अब चाहे जो भी हो उसे मम्मी को सब बताना ही होगा। आहुति में आज एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा था। उसका डर धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था।
वो सोच रही थी कि रौनक जानता है कि वो मम्मी को कुछ नहीं बताएगी, हमेशा ही डरती रहेगी और पूरी जिंदगी उसका ये घृणास्पद रूप किसी के सामने नहीं आएगा। वो छुपा ही रहेगा, सब उसे बहुत अच्छा समझते रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसका असली चेहरा वो मम्मा को जरूर बताएगी, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है। अब आहुति को अपनी नानी का इंतजार था। वो सोच रही थी जब नानी आ जाएगी तभी वो ये सब मम्मी को बताएगी। उसने एक दिन फिर से अपनी नानी को फोन किया और पूछा, नानी आप कब आओगी? बस बेटा, तुम्हारे नाना की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं अब तक नहीं आ सकी, पर अब वो पूरी तरह से ठीक है और मैं जल्द ही आ रही हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। अगले ही दिन आहुति ने फिर एसटीडी बूथ से पावर्ती को फोन लगाया। हेलो नानी। हेलो बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना नानी? आज मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ। उसकी नानी ने घबराहट में पूछा, क्या हुआ आहुति? नानी, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, किसी हॉस्टल में भी नहीं। मैं अब हमेशा यही मेरी मम्मी के साथ रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है उन्हें मेरी ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।